Hello students and all the viewers, welcome to my YouTube channel Physics with मोहम्मद अरफात खान। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर का आज का हमारा थर्ड टॉपिक, आज की हमारी थर्ड वीडियो ऑन ग्रेविटेशन। ठीक है, अच्छा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्चुअली बात करें, आप अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें, अगर आप MCQs की बात करें, हर तरीके से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन वी टॉक अबाउट द चैप्टर ग्रेविटेशन, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर, इस टॉपिक की हेडिंग के अंदर एक आपको छोटा सा जी बना हुआ नजर आ रहा होगा, जी, स्मॉल जी। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्या, पता होना चाहिए आप लोगों को। एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स यू मस्ट नो व्हाट इज बेसिकली स्मॉल जी। अच्छा, इस स्मॉल जी का नाम क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात आपको सबको पता होगी। इस जी का नाम क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये होती क्या है? जब भी बॉडीज अर्थ के सेंटर की तरफ फ्री फॉल करती हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ फ्री फॉल करती हैं, तो जब वो फ्री फॉल मूव करके जा रही होती हैं, तो जिस एक्सेलरेशन के साथ जाती हैं उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? और ये कांस्टेंट होती है, हमने पढ़ा हुआ है। देखें, ये अर्थ, ठीक है, ये आ गया अर्थ का सेंटर, ठीक है, अर्थ का सरफेस, ये सरफेस है, ये पूरा का पूरा सरफेस है। अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम कह देते हैं RE, और वो यहां से लेकर यहां तक होता है। ठीक है, तो जब तक आप अर्थ की सरफेस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो जी की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर आप जब तक सरफेस ऑफ द अर्थ पर हैं तो इस g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज अ कांस्टेंट, नो डाउट, ये कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट जब तक है, स्टूडेंट्स अपने ध्यान में आप बिठा लें, ये कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ जब तक है जब तक हम अर्थ की सरफेस के करीब है, अर्थ की सरफेस पर है, ये नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है। नियर का मतलब क्या? आप किसी भी बिल्डिंग के 100th फ्लोर पर हैं, 50th फ्लोर पर हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर है, आप अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पर कवर किया हुआ है। लेकिन ये जो आपने हाइट कवर की हुई है ना, किसी भी टॉप मोस्ट फ्लोर पर, आप 100th फ्लोर पर हो, आप 150th फ्लोर पर हो, लेकिन जब आप इसको अर्थ के बाहर से देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या इतने बड़े जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये इनकी हाइट ना होने के बराबर है जब आप अर्थ को बाहर से देखेंगे। मतलब ये अर्थ की सरफेस में इंक्लूड हो जाते हैं। अर्थ एक बहुत बड़ी बॉडी है, आपको इसको बाहर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप अर्थ को बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे, मतलब इतने कम कि आप बोलेंगे ये है ही नहीं, इनकी हाइट निग्लिजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि आप अर्थ की सरफेस पर हो या आप अर्थ की सरफेस से करीब हैं, तो हर उस पॉइंट पर जी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट व्हाट अबाउट जब आप अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट कवर करते हैं, बहुत ज्यादा हाइट कवर करते हैं, मतलब ये हाइट कौन सी वाली? आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएं, स्पेस में चले जाएं, जहां सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं और उससे ऊपर चला जाओ, जहां मून है और उससे ऊपर चला जाओ, है ना। तो क्या होगा? आप अर्थ की सरफेस से अब आप वाकई में बहुत ज्यादा हाइट पर चले गए, एल्टीट्यूड पर चले गए। व्हाट अबाउट दैट पोजीशन? लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ की सरफेस से h हाइट पर मौजूद है, बहुत ज्यादा हाइट पर मौजूद है। अब आप डायग्राम में अंदाजा लगा सकते हो, ये हाइट तकरीबन उतनी ही है जितना अर्थ का रेडियस है। ठीक है, तो अब आप सोचें कि क्या इस पॉइंट के ऊपर g की वैल्यू क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी? अब नहीं होगी। वो इस वजह से क्योंकि अब आप अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पर चले गए, बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पर चले गए। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहां पर जी की वैल्यू अब कांस्टेंट नहीं होती, जी की वैल्यू में फर्क आना स्टार्ट हो जाता है, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी वजह से इस टॉपिक के अंदर हमने पता है कहां से स्टार्ट किया? वेरिएशन ऑफ जी, यानी कि जी की वैल्यू के अंदर वेरिएशन आ जाना, जी की वैल्यू चेंज हो जाना। तो अगर आपने ये जहन में बिठा लिया था हमेशा के लिए कि जी की वैल्यू हर कंडीशन में कांस्टेंट है, तो इस चीज को निकाल दो। आप ये बोले कि हाँ जी की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन कब तक कांस्टेंट है? जब तक आप अर्थ की सरफेस पर हैं, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, जो आपने याद की हुई है। लेकिन एट एन एल्टीट्यूड, एट अ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि इस पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट एनी हाइट। तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास इक्वेशंस हैं इसको कैलकुलेट करने के। मैं आपको पहले इक्वेशंस बता देता हूं, ठीक है, बता देता हूं, ये मैं आपको डिराइव करवाऊंगा अभी।
यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है आज के टॉपिक के अंदर, ये हमारा एम है इस टॉपिक का। एक होता है ये फॉर्मूला और एक होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको इन दोनों फॉर्मूले की आज हम डेरिवेशन करेंगे। ये दो फॉर्मूला होते हैं। अगर आप किसी भी सरफेस पर सॉरी किसी भी हाइट पर हो, किसी भी एल्टीट्यूड पर हो, और अगर आपने उस पॉइंट पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, जी एच यानी कि हाइट पर, एल्टीट्यूड पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, सो वी हैव दीज टू इक्वेशंस। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इक्वेशंस याद होती हैं, फॉर्मूला याद होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। हालांकि है तो दोनों हाइट के लिए, दोनों एल्टीट्यूड के लिए, लेकिन उनको ये डिफरेंस नहीं पता होता कि इन दोनों में से कौन सा वाला फॉर्मूला कब हमें यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में कनेक्ट रहिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये दोनों फॉर्मूला है तो एल्टीट्यूड के लिए, है तो हाइट के लिए, लेकिन इन दोनों फॉर्मूला में से कब आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ये मैं बताऊंगा सबसे एंड में। सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों फॉर्मूला की डेरिवेशंस, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला मैं आज आपको डिराइव करवाने जा रहा हूं। चलें, खैर हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को हिट कर दिएगा ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर हम उसी अर्थ की जो हमने यहाँ पर बनाई थी डायग्राम दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि ये डायग्राम हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो जनाब ये आ गए हमारे पास डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में ये बेसिकली अर्थ है और ये आ गया हमारे पास अर्थ का सेंटर। हमें पता है अर्थ के सेंटर से अर्थ के रेडियस तक का, सॉरी सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कह देते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ। और हमें पता है कि आप जब तक अर्थ की सरफेस पर हैं तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो जी की वैल्यू है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप किसी न किसी हाइट पर मौजूद हैं, अर्थ की सरफेस से आपने कोई हाइट कवर की हुई है, तो उस हाइट पर यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, यानी कि इसको हम कह देंगे जी एच। तो हमारे पास दो जी आ गए, एक सिंपल जी, इसको हम कह देंगे वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एक आ जाएगा जी एच, इसको हम कह देंगे वैल्यू ऑफ जी एट एन एल्टीट्यूड या वैल्यू ऑफ जी एट हाइट, एट एनी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें इस वाले फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है, जो भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बताए थे, इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम बेसिकली यहाँ पर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इस सरफेस ऑफ द अर्थ पर जी की वैल्यू को, यानी कि हमें यहाँ पर जी की वैल्यू पुट करनी है, जी का फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको पता है ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जी की वैल्यू सरफेस पर, ये कहाँ से आई है, ये आपने कैसे कैलकुलेट करी है? इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले से चाहो तो इस वाली फॉर्मूले को इस वाली वैल्यू को आप ड्राइव कर लिएगा, इस वाली वैल्यू को आप बना लिएगा, और वो जो फॉर्मूला हमारे पास है वो हम बनाते हैं मास ऑफ द अर्थ के फॉर्मूले से। याद करो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना, मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला। इससे पहले वाली वीडियो में मास ऑफ द अर्थ हमने कैलकुलेट किया था, ये फॉर्मूला बनाया था। इस वाले फॉर्मूले को आप जी के लिए जरा अरेंज करो। ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर आके डिवाइड करेगा, तो आपको जी का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। ये है जी का फॉर्मूला, स्मॉल जी का फॉर्मूला, यानी कि आप जब भी अर्थ के सरफेस पर हैं, ये आर ई आपको क्या शो कर रहा है, सरफेस तक का डिस्टेंस, यानी कि आप जब भी अर्थ की सरफेस पर होंगे तो जी की वैल्यू का ये फॉर्मूला बनेगा। भाई जी की वैल्यू हमें पता है कैपिटल कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ हम कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में, कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है। जब आप इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको यहीं से मिलती है जी की वैल्यू कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड करके चेक कर लिएगा, आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे, इसको प्रूव कर लिएगा। सो द वैल्यू, या यूं कह लो द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज दिस वन। तो हम अपनी डेरिवेशन को यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ रहे हैं? तो जनाब आज की डेरिवेशन का सबसे पहला स्टेप मैं यहां पर लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी हम अर्थ की सरफेस की बात कर रहे हैं, एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय। हाँ भाई, अब हमें वैल्यू नहीं लिखनी, वैल्यू मतलब डेरिवेशन में आप वैल्यूज पुट नहीं करते, आपने फॉर्मूला लिखना होता है बेसिकली।
तो मैं यहां पर g का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, कहां के लिए? सरफेस के लिए। तो अगर re आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, इसका मतलब आप सरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि re होता ही सरफेस तक के लिए। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पर पुट करने जा रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या है भाई? g इज इक्वल टू GME ओवर RE स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम कह देंगे हमारी आज की डेरिवेशन की फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, हमें हाइट को तो डिस्कस करना है, तो हम सरफेस को तो नहीं भूल सकते ना, सरफेस भी तो इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया? सरफेस से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने जी का फॉर्मूला लिखा, जी की वैल्यू लिखी, लेकिन कहां पर? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब एक काम ही करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम एल्टीट्यूड को डिस्कस करते हैं, अब हम हाइट को डिस्कस करते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ जी, अब मैं लिखूंगा एट एनी डिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ जी एट any height, the value of g at any height h from h above the surface of the earth, above the surface of earth। अब मुझे यहां पर दोबारा से g का फॉर्मूला लिखना है, लेकिन कहां पर? इस बार अर्थ की सरफेस से अबव। कितना अबव? h अबव। तो द वैल्यू ऑफ g at any height h above the surface of the earth। और इस बार मैं इस वाले g को कहूंगा this will be gh। और इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊं। देखो, आप किसी भी पॉइंट पर हो, हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं यहां पर आपके सामने फॉर्मूला लिखूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ये gm ओवर आर स्क्वायर। m क्या? मास ऑफ एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट की आप बात कर लें, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो me आ गया। अच्छा, सिंपल r। आप जरूरी नहीं कि सरफेस पर हो, आप किसी भी डिस्टेंस पर हो, उस डिस्टेंस को हमने r से शो करना होता है। भाई, इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्टेंस को r से शो किया था ना, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या था? बॉडीज के बीच में डिस्टेंस। तो अगर आपके पास कोई भी आर्म डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं? r से शो करते हैं। ये r क्या है? किसी भी बॉडी के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां की आप बात कर रहे हैं, सेंटर से लेकर, ये होता है मेन डिस्टेंस। समझ रहे हैं? तो मैं अब क्या करूंगा, क्योंकि मैं एट एनी डिस्टेंस यानी कि इस हाइट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो अब आप ये देखो कि जो पॉइंट है ये इस सेंटर से कितना दूर है? इस सेंटर से। तो मैं कहूंगा कि जो पॉइंट है ये इस सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, यहां से लेकर और यहां तक। अब आप नोट करें भाई, जब तक बॉडी यहां पर थी तो उसका डिस्टेंस कितना था? re। अब अगर वो बॉडी यहां पर नहीं है बल्कि इस पॉइंट पर है, तो अब इसका ये वाला डिस्टेंस अब तो re नहीं होगा, बल्कि आप बोलेंगे ये कोई भी आर्म डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस डिस्टेंस को आपने सिंपल r से शो कर दिया। तो एट एनी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विल बी r, और एट द सरफेस डिस्टेंस विल बी re। तो अब हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? एट एनी हाइट। वो जो हाइट है, सो वो जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट सेंटर से कितना दूर है? वो पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पर दूर है। तो मैं काम ही करता हूं, इस वाले फॉर्मूले को एज इट इज लिखेंगे, GME ओवर, फर्क कितना आ जाएगा? इस बार मैं RE नहीं लिखूंगा, इस बार मैं लिख दूंगा सिर्फ r स्क्वायर। RE का मतलब एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और सिर्फ r का मतलब एट एनी डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय r। अब थोड़ा सा इस r को डिस्कस करते हैं। आप नोट करें, आपके पास 3 डिस्टेंसेस हैं, 3। सबसे पहला डिस्टेंस ये वाला 1, दूसरा डिस्टेंस ये वाला 2, और तीसरा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक वाला। इन तीनों में आपको सबसे ज्यादा वाला डिस्टेंस नजर आ रहा होगा r। सबसे ज्यादा वाला डिस्टेंस कौन सा है? r बराबर है re प्लस h के। यानी कि अगर आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो, r फाइंड करना हो, तो आप इसको और इसको प्लस नहीं कर लोगे। इसका मतलब re प्लस h विल गिव यू टोटल डिस्टेंस। तो अब मुझे क्या करना है? इस r का फॉर्मूला पुट करना है, और वो r किसके बराबर है? हेयर जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस r, वो किसके बराबर है? r इज इक्वल टू re प्लस h। सिंपल। तो अब आपने क्या करना है? इस r की जगह पे इसका फॉर्मूला पुट करना है, जो कि क्या है? re प्लस h। सो द अबव
इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हाँ भाई, अब हम ऊपर वाली इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, जी एच इज इक्वल टू, ऊपर वाला फैक्टर सेम रहेगा, जी एम ई सेम रहेगा, अपॉन में आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर ई प्लस एच, क्योंकि ये आर इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है, आर ई प्लस एच, और क्योंकि आर पर स्क्वायर है तो इस पूरे फैक्टर के ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो जनाब, वी हैव नाउ द 2 फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ जी। पहला फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला कहां के लिए, क्या बोलोगे कहां के लिए, तो आप बोलोगे एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैसे पता चल रहा है, आर ई से पता चल रहा है। और ये वाला फॉर्मूला कब के लिए, एट एनी हाइट, और ये कैसे पता चल रहा है, आपने आर ई में एच प्लस कर दिया, यानी कि आर ई में एच प्लस कर दिया, इसका मतलब अब ये जी का फॉर्मूला बन गया एट एनी हाइट। ठीक है, तो अब आप ये मत सोचें कि हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, या तो आ गया पहला फॉर्मूला, यानी कि एल्टीट्यूड के लिए, हाइट के लिए जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने का ये तो बन गया पहला फॉर्मूला। याद है दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था बोर्ड के ऊपर, वो भी तो ड्राइव करना है ना। अब उसको हम ड्राइव करेंगे इन्हीं 2 इक्वेशंस के जरिए से। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 बन गई है और इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हमें क्या करना है, देखें बहुत आसान सी बात है, उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए मैं आपको आसान, देखो इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास तरीके 1-2 हैं, हम कर सकते हैं। मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूं, इसको फॉलो कर लिएगा आप लोग। तरीका क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 को आप अरेंज कर सकते हैं कैसे, ये देखो जी एम ई के लिए अगर मैं अरेंज करूं तो ये जो आर ई स्क्वायर है यहां से डिवाइड से वहां मल्टीप्लाई में नहीं चला जाएगा, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, जी एम ई की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जी एम ई, मैं ऐसे करके लिखता हूं, जी एम ई बराबर हो जाएगा, देखो जी एम ई किसके बराबर हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर के, जी एम ई बराबर हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर के, है ना। तो पता है आप क्या करेंगे, आप इस जी एम ई की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर पुट करना है। ये देखें जी एम ई किसके बराबर है, जी आर ई स्क्वायर के, और ये कहां से आया, ये इस इक्वेशन से आ गया, है ना। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करना है, किसी तरीके से मिलाना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां पर हाइट की बात करें या सरफेस की बात करें, दोनों में बात किसकी, जी की हो रही है। वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस, वैल्यू ऑफ जी एट एनी हाइट, बात क्योंकि जी की हो रही है तो आपने इन दोनों जी के फॉर्मूले को आपस में सब्स्टिट्यूट करना है, मिलाना है। तो सब्स्टिट्यूट करने का हमारे पास एक तरीका यह भी होता है कि आप क्या करें, इधर से जी एम ई की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, इसका मतलब आपने दोनों इक्वेशंस को मिला दिया। पहला तरीका हमारे पास ये भी होता है, एक आसान तरीका ही है। ठीक है, अब एक काम की करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने बात तो लिख दी यहां पर, है ना, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू ड्राइव कर ली। अब हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, जी एच इज इक्वल टू, जी एम ई नहीं लिखूंगा मैं, इस बार मैं लिखूंगा जी आर ई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर, और डिवाइड कर दें आप किससे, डिवाइड में कौन है, आर ई प्लस एच, और ये आ गया होल स्क्वायर। अब हमें थोड़ी सी डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन मतलब थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, मैथमेटिकल स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और अब हम यहां पर फॉर्मूला बनाएंगे वो वाला जो हमें बनाना था, जो यहां पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ था, वो क्या था, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। अच्छा जनाब, आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिला दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब हम थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर देखें, ये जो आर ई स्क्वायर है, इस आर ई स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई में से नीचे ले आओ डिवाइड के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से लिखेंगे, जी एच इज इक्वल टू, ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जी। ओके, ये जो आर ई स्क्वायर है ये इस फैक्टर के डिवाइड में आ जाएगा, क्या बनेगा, आर ई प्लस एच, ये आ गया होल स्क्वायर, और इसके डिवाइड में कौन आ जाएगा, आर ई स्क्वायर। ठीक है ना, कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। तो फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा था, नीचे आके डिवाइड कर रहा है। अब आप नोट करें, इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो हम इन दोनों पर क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। किस तरीके से देखिएगा, जी एच इज इक्वल टू, ऊपर वाला जी एज इट इज रहेगा, अपॉन में आर ई प्लस एच, अपॉन में आर ई, क्योंकि इन दोनों पर स्क्वायर था तो हमने इसके ऊपर कर दिया होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर था, तो हमने इस पूरे फैक्टर के ऊपर क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अब आप देखें, हम आर ई को सेपरेट करके लिखेंगे, इस आर की अपॉन में और इस एच के अपॉन में अलग अलग करके। सो जी एच
इज इक्वल टू जी अपॉन आर ई ओवर आर ई प्लस एच ओवर आर ई, और इस पूरे फैक्टर के ऊपर स्क्वायर, नीचे वाले फैक्टर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है फैक्टर्स को जितना कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, आप कर दें। तो देखिए, अब हमने आर ई को आर ई से कैंसिल करना है, आर ई से आर ई कैंसिल, सो जी एच यानी कि हाइट वाली जी बराबर हो जाएगा सरफेस वाले जी डिवाइडेड बाय, ओके, 1, यहां कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहां पर क्या बचा हुआ है? एच ओवर आर ई, और इस पूरे फैक्टर पर अभी भी आ गया स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? ये जो पूरा फैक्टर डिवाइड में है ना, इसको हम शिफ्ट करके ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले आने का तरीका क्या है? देखो, हम करते हैं ना मीटर पर सेकंड, इसको कैसे लिखते हैं? मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखते हैं? मीटर सेकंड पावर -2। शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ तो नीचे जो पावर होती है ऊपर जाके इनवर्स हो जाती है, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऊपर जी के साथ मल्टीप्लाई में ले आऊंगा तो ये +2 था पावर, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं। सो जी एच इज इक्वल टू जी के साथ ही ब्रैकेट अब आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, और ब्रैकेट में कौन है? 1 प्लस एच ओवर आर ई, और इस बार जो पावर है वो नीचे पॉजिटिव थी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -2। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद हमें यहां पर एक कंडीशन अप्लाई करनी है। वो कंडीशन पता है क्या? इसको हम कहते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? मैं आपको एक चीज बता दूं, वो ये कि 1 प्लस एक्स पावर n, दिस इज पावर n, ठीक है ना? पावर -n, सॉरी, पावर -n, ये बराबर हो जाता है 1 - n x के। दिस इज x, 1 - n x के। दिस इज बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपेंशन। आप यहाँ पर जिस तरीके से हम जो मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करने होते हैं। कभी आप a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो कभी आप a + b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो कभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो कभी आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं आप? मैथमेटिक्स के जो इक्वेशंस हैं, अगर वो इक्वेशंस यहाँ पर अप्लाई हो रही होती हैं तो आप उनको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन बन गई बायनोमियल एक्सपेंशन की। तो अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इस बायनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई कर रहे हैं। देखो, कंडीशन वही है, 1 आ रहा है प्लस x, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है, और पावर देखें -n, n का मतलब कोई भी नंबर, तो -n यहां पर -2 के बराबर आ गया। तो अगर आपको ये कंडीशन मिल जाए तो आप इस कंडीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं इस तरीके से कैसे लिखूंगा? ये देखो, 1 1 रहेगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और x सेम रहेगा, यानी कि ये पूरा फैक्टर सेम रहेगा, ये पूरा फैक्टर सेम रहेगा। सिर्फ इस फैक्टर के साथ वो चीज आ जाएगी जो यहां पर पावर का नंबर था। तो पावर का नंबर कौन है? 2, यानी कि सिर्फ आपने इस 2 को इस फैक्टर के साथ यहां पर लिख देना है। तो मैं इस चीज को अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। देखें, जी एच इज इक्वल टू जी, हाँ भाई, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 1 रहेगा, माइनस आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये देखें, प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस। ओके, माइनस के बाद n, n का मतलब जो पावर है, पावर कौन है? 2, ये आ जाएगा 2। 2 के बाद x, x यानी कि n के बाद x का मतलब वो एज इट इज वैल्यू जो है, और एज इट इज वैल्यू कौन थी? h अपॉन आर ई। ये कर दें ब्रैकेट में, ये बन गया हमारा फॉर्मूला 1 - 2h ओवर आर ई। ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं इसको कर देता हूं ब्लैक मार्कर से बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज आवर फॉर्मूला। अब आप देखें, हमारे पास जी एच के 2 फॉर्मूला आ गए। एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ जी 1 - 2h ओवर आर ई। इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ जी एट एनी हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसको भी हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ जी एट एनी हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ या अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फॉर्मूला? अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इन दोनों फॉर्मूला में फर्क क्या होता है। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये हम जब यूज करेंगे इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ h is much less than radius of the earth, then
वी यूज द फॉर्मूला दिस वन, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h ओवर आर ई, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पहले कंडीशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको उसके बाद बताता हूं। दूसरी कंडीशन, इफ h is equal to and greater than is equal to and greater than RE, then हम फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा वाला, ये वाला जो हमारे पास लिखा हुआ है, कौन सा, GH is equal to GME over RE plus H and whole square। जनाब ध्यान में रखिएगा कि लेट सपोज अगर आपको जो हाइट गिवन हो, मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपको जो हाइट गिवन हो वो गिवन हो रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत 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 कम। भाई रेडियस ऑफ द अर्थ है कितना, मैं आपको ये बताऊं। रेडियस ऑफ द अर्थ हमने पढ़ा हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ बराबर होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, ठीक है। इसको हम अगर हम पावर्स के अलावा लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5 मीटर, इसको किलोमीटर में लिख देते हैं। लेट सपोज रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 30 गायब कर दो, ये बन जाएगा 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400 मीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर, ये हमारा अर्थ का रेडियस है, ये हमारा अर्थ का रेडियस है। अब इमेजिन करो आपको कहा जा रहा है कि हाइट है 10 किलोमीटर्स। भाई एक बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर है, 10 किलोमीटर बहुत होता है ना, कितनी ऊपर है, 10 किलोमीटर ऊपर है। या एक बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस से लेट्स सपोज 50 किलोमीटर ऊपर है, 50 किलोमीटर हाइट पर है। अब आपको सोचने में तो ऐसा लग रहा है यार 50 किलोमीटर हाइट पर कितना ऊपर हो गया, लेकिन उस 50 किलोमीटर को जरा सा कंपेयर करो इसके साथ 6400 किलोमीटर के साथ, तो आप बोलोगे ये जो हाइट आपको 50 किलोमीटर गिवन है ना, वो मच मच लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ है। कहां 6400 किलोमीटर और कहां सिर्फ 50 किलोमीटर, यानी कि ना होने के बराबर, बहुत ही कम स्मॉल वैल्यू है। तो अगर आपको हाइट बहुत स्मॉल गिवन हो, मच मच लेस देन रेडियस ऑफ द, यानी कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत ज्यादा कम हो, तो हम वहां पर यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला। यानी कि आपको जो भी वैल्यू गिवन हो ना, आप उसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर देना। 50 किलोमीटर है तो इस 50 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 50,000 मीटर है ना, 50,000 मीटर। उस 50,000 को यहां पर पुट करें, आपको जी एच की वैल्यू मिल जाएगी कि हाँ भाई उस 50 किलोमीटर हाइट पर जी की वैल्यू कितनी होगी। और अगर आपको जी की वैल्यू, सेकंड कंडीशन, और अगर आपको एच की वैल्यू यानी कि हाइट की वैल्यू या तो उतनी ही गिवन हो जितना अर्थ का रेडियस, या उससे ज्यादा, यानी कि ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, थ्राइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। अगर आपको हाइट की वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपेरेबल गिवन हो, उतनी ही या उससे ज्यादा गिवन हो, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, आर ई प्लस एच। लेट सपोज आपको वो कह रहा है कि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से उतना ऊपर है जो कि ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि चलो पहले हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली रेडियस ऑफ द अर्थ की। भाई वो कह रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो उतना ही ऊपर है जितना अर्थ का रेडियस, यानी कि h उतना ही है जितना अर्थ का रेडियस। तो अब आप क्या करेंगे, इस h की जगह पे आर ई पुट कर दें, क्योंकि h है ही आर ई। तो आर ई प्लस आर ई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2re, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4। तो ये 4 देखें क्या आ रहा है अपॉन में, इसका मतलब उस पॉइंट पर g की वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहां पर दोनों फॉर्मूला आ गए, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करने का तरीका आ गया। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, इफ h इज मच मच लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये वाला फॉर्मूला आप जब यूज करते हैं जब आपको हाइट जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर या उससे ज्यादा कंपैरिजन में गिवन, यानी कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ या 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ या एग्जैक्टली द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर आपको इस सेंस में गिवन है तो हम यूज करते हैं जी एच का ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। एक चीज और मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई जी की वैल्यू में वेरिएशन आ गई। जी की वैल्यू हाइट पर, एल्टीट्यूड पर उतनी नहीं रहती जितनी अर्थ की सरफेस पर होती है। ये बात तो कंफर्म पक्की हो गई। 9.8 सिर्फ कहां पर है, अर्थ की सरफेस पर। अब सवाल पैदा ये होता है, वेरिएशन का मतलब चेंज आना, चेंज का मतलब होता है दो, या तो बढ़ना या इंक्रीज होना। तो सवाल पैदा ये होता है कि क्या हाइट पर जाने से जी की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। सो द आंसर इज डिक्रीजेस, आंसर इज रिड्यूसेस।
जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाएंगे, एल्टीट्यूड पर जाएंगे, यानी कि आप अर्थ के सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाएंगे, एल्टीट्यूड पर जाएंगे, जी की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। समझ रहे हैं? ये आ गई कॉन्सेप्चुअल, क्यों? क्योंकि आप अर्थ के सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं। और मैथमेटिकली अगर आपने प्रूव करनी हो ना ये बात, तो आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है, अब इससे आप प्रूव करते रहिएगा। आप अपने आप को हाइट दे दें। आपने लेट्स सपोज आपने बोला मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई ये जो भी है हाइट की वैल्यू आपने दी 100,000 मीटर्स, पुट कर लिएगा। फिर आप बोल रहे हैं कि हाँ भाई हाइट की वैल्यू है 500,000 मीटर्स। फिर आपने बोला हाइट की वैल्यू है लेट्स सपोज मीटर्स। आप इन सारी वैल्यूज को एक साथ मतलब हाइट की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो आपको पता है जो आंसर मिलता जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। 9.8 से हो सकता है 9.6 रह जाए, 9.5 रह जाए, फिर 9 रह जाए, फिर 8 रह जाए, फिर 7 रह जाए। तो इसका मतलब यह कि जैसे जैसे आप हाइट कवर करते हैं, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर जाते हैं, वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिखे बगैर टॉपिक खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक कि द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। ये लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ जी decreases as height increases। समझ रहे हैं इस पॉइंट का मतलब क्या? जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से हाइट बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड पर आप जाते जाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज हाइट इंक्रीजेज। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भाई हमने इस टॉपिक में क्या सीखा कि जब तक हम अर्थ की सरफेस पर हैं तब तक तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सेम रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो जी की वैल्यू में फर्क आता है, जिसको हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अब आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। समझ रहे हैं? तो भाई जी का फॉर्मूला हमने ड्राइव करने के लिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपने छोटी सी डेरिवेशन करी। डेरिवेशन आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने सिर्फ इस हाइट वाले फॉर्मूले को और इस सरफेस वाले फॉर्मूले को आपस में क्या किया? कंपेयर किया, आपस में इन दोनों को मर्ज किया। मर्ज कैसे कर दिया? इस वैल्यू को बनाने के बाद जैसे ही आपने मर्ज किया, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करी, कैलकुलेशंस करते ही आपको ये फॉर्मूला मिल गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।